एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ममता दीदी का मोदी से कोई टक्कर ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी। टक्कर उनसे कोई बीजेपी का टक्कर नहीं है। छोटा से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है उनका भी टक्कर ममता दीदी के साथ नहीं है। तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ये कहने में बिजी हैं कि ममता दीदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the fourth time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मोदी और बीजेपी को चोर बता रही है। मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। तो दूसरी तरफ खुद टीएमसी करप्शन के चार्जेस में घिरी रहती है। देखो, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ने जोर शोर लगा रखा है, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी बेखौफ अपने अंदाज में पॉलिटिकल दांव पेच खेल रही है। और इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि जहां बीजेपी ने बिहार इलेक्शन में एनडीए को मैसिव मेजॉरिटी दिलवाई और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली, अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे है और अगली नजर बंगाल की गद्दी पर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो पिछले 3 टर्म से बंगाल पे राज कर रही हैं, और उनका कहना है कि बंगाल को सिर्फ बंगाल से चलाया जा सकता है, दिल्ली में बैठकर कोई बंगाल नहीं चला सकता। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल का ओपिनियन पोल सामने आया, जिसमें कि अधिकतर सर्वेज में ममता दीदी बहुमत हासिल करती दिख रही है, तो कुछ रिजल्ट्स में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या ममता दीदी उनकी पहली और आखिरी चॉइस है। दीदी रहेगा, दीदी ऑल टाइम रहेगा। एक तरफ बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट पेश करना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विक्टिम की मां को चुनाव में टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना, और दूसरी तरफ ममता दीदी का एसआईआर पर हल्ला बोलना, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की राजनीति खेलना। इन सब बातों पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। देखो, 2011 से लेकर अभी तक पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार बंगाल को चला रही है। इससे पहले 34 साल तक बंगाल पे लेफ्ट फ्रंट का शासन था, 1977 से 2011 तक, यानी 34 साल तक। लेकिन असली कहानी शुरू होती है ममता बनर्जी के सत्ता संभालने के साथ, जब 2011 में टीएमसी की सरकार को वेस्ट बंगाल की जनता ने मौका दिया, क्योंकि दीदी ने वहाँ एक नया नैरेटिव सेट कर दिया था परिवर्तन का, यानी परिवर्तन का। तब से लेकर आज तक पूरे बंगाल में ममता दीदी का ही बोलबाला रहा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के टाइम में लोग सिर्फ पॉलिटिकल चेंज ही नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी नए तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप ट्रेडिंग के जरिए अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इनकी एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किस में आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डाल के लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो मार्केट में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुँचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज में भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक ही दिन में 11,000 से ज्यादा, एक महीने में 70,000 से ज्यादा और पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होता। इस ऐप के 2 मिलियन प्लस से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप एक बार जाकर चेक जरूर करना। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। उस वक्त तक बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी बंगाल में। एक लाइन में समझो तो लेफ्ट की सरकार ने बंगाल को एक पॉलिटिकल क्लासरूम बनाया, जिसमें ममता दीदी सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट बनकर सामने आई और बीजेपी अभी भी उस स्कूल के रूल्स को समझने में लगी थी। वाह
मोदी जी वाह। 2016 असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर अराउंड 10% था और सीट्स कितनी जीती थी? सिर्फ 3। मतलब पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी तब बंगाल के मेन गेम में थी ही नहीं। लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग किया और बंगाल में 18 सीट जीतकर सबको दिखाया कि हम भी रेस में हैं। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। और फिर आया 2021 असेंबली इलेक्शंस, जिसमें ममता दीदी ने 294 सीट्स में से 215 सीट जीतकर वापस सत्ता में एंट्री तो ले ली। लेकिन सबसे शॉकिंग रिजल्ट ये था कि बीजेपी 77 सीट्स जीतकर टीएमसी की असली चैलेंजर बनकर सामने आई। तब से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह देखा जाने लगा। अब देखो, सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बंगाल में इसे अल्टरनेट पार्टी की तरह देखा जाने लगा। असल में इन्होंने 3 चीजों पर काम किया। एक जो ये हर स्टेट में ट्राई करती है, हिंदू कंसोलिडेशन, यानी हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करना। देखिए, मोदी जी हमारे भगवान है, प्रकार से ईश्वर का अंश है, चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है, मोदी हमारा दिल है। वाह मोदी जी वाह। दूसरा, एंटी टीएमसी एंगर को बेस बनाकर लॉ एंड ऑर्डर, लोकल पावर नेटवर्क्स, करप्शन, इन मुद्दों को बीजेपी ने अपने कैंपेन का मेन हिस्सा बना लिया। ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है। तीसरा, लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टीज का कोलैप्स हो जाना, यानी अपोजिशन वीक हुआ तो बीजेपी ने वो वैक्यूम को फिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाकी मोदी जी तो हैं ही सेलिब्रिटी फेस, जिसे बीजेपी हर स्टेट में असली दावेदार बनाकर यूज करती है। चाहे कोई सीएम फेस हो या ना हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इलेक्शन जीतना इनका मेन एजेंडा बन जाता है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि किसे सीएम बनाना है, जैसे कि इन्होंने दिल्ली चुनाव में भी किया। पहले चुनाव जीतते हैं, फिर अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड सीएम को लेकर आते हैं। और अभी बंगाल चुनाव में भी इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये सीएम फेस अभी नहीं बताएंगे कि कौन होगा, इलेक्शन जीतेंगे तब डिसाइड करेंगे। और आज ये हो गया कि चाहे कितनी भी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हो, रियल फाइट लार्जली ममता वर्सेस मोदी नैरेटिव बन चुकी है। अब आते हैं कोर नैरेटिव पर। बीजेपी का साफ कहना है कि बंगाल में सिंडिकेट राज और करप्शन ने स्टेट को पीछे ढकेल दिया। अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्ज शीट पेश किया, जिसके कुछ की पॉइंट्स में ये लिखा था कि ये चार्ज शीट टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ बंगाल की जनता ने ही पेश किया है। और इसमें ये मैसिव करप्शन लाइक टीचर रिक्रूटमेंट यानी एसएससी स्कैम, राशन स्कैम एंड मनरेगा फंड्स में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आगे वो अपने वोट शेयर कैसे ग्रो हुई है बंगाल में, उसके बारे में बताते हैं। ममता दीदी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से आपने बॉर्डर फेंसिंग के लिए लैंड प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन हम इनफिल्ट्रेटर्स को डिपोर्ट जरूर करेंगे। आगे उसमें ये भी लिखा था कि एक वुमेन चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी वुमेन की कंडीशन वर्स्ट है बंगाल में। ये मेनली आरजी कर, संदेश खाली एंड दुर्गापुर वाले इंसिडेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। और यहीं पे मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इन्होंने पनिहाती से आरजी कर विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ाने का फैसला भी कर लिया है। देखो, इस इलेक्शन में काफी सारे डिबेटेबल मुद्दे हैं, जिसको सामने रखकर सारी पार्टीज अपना अपना दांव पेच खेल रही है, जिसमें कि एक नया मुद्दा बन गया है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोटर लिस्ट पॉलिटिक्स, जिसमें कि टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की चाल है उन वोटर्स के नाम को डिलीट करने का जो टीएमसी के समर्थक हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी। उन्होंने क्या किया, बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर डीओ क्लियर करते हैं, ELO क्लियर करते हैं, BLO क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। इसी बात पे अमित शाह का कहना है कि केरला में लेफ्ट की सरकार है, तमिलनाडु में अपोजिशन रूल है, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर बंगाल में ही ये दिक्कत क्यों आ रही है? में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आई है? वहाँ कम्युनिस्टों का शासन है। तमिलनाडु में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आ रही है? वहाँ DMK का शासन है। एक ही जगह क्यों कंप्लेन आ रही है? वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसको बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी एंटी बंगाली है, आउटसाइडर पार्टी है, बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना चाहती है। और रीसेंट रैलीज में ममता ने यहाँ तक बोला है कि वी विल विन बंगाल एंड आउस्ट बीजेपी फ्रॉम पावर, इवन सेंटर से भी। मतलब बंगाल तो जीतेंगे ही, साथ में बीजेपी को सेंटर से भी बाहर कर देंगे। নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো। আর আপনাদের
তাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी हमसे डरी हुई है, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईडी का आईपैक जैसी एजेंसी जो इलेक्शन में टीएमसी को एडवाइस देती है, उनके ऑफिस पे छापा मारा गया। अब देखो, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पहलू है जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो है शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे। 2021 में नंदीग्राम सीट से ही अधिकारी ने ममता दीदी को 1956 वोटों से हराया था। एंड इस बार ममता दीदी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रही हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी उनके चैलेंजर होंगे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है कि कांग्रेस ने इस बार सोलो इलेक्शन कंटेस्ट करने का डिसाइड कर लिया है, और ये टीएमसी को थोड़ा बहुत बैकफायर कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जीते या ना जीते टीएमसी का वोट तो जरूर काटेगी, स्पेशली मालदा मुर्शिदाबाद टाइप पॉकेट्स में। और जब कांग्रेस की बात की ही है तो ओवैसी साहब को कैसे भूल सकते हैं। बिहार चुनाव में इनकी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, और अभी बंगाल में ये चुनाव लड़ने वाले हैं, और बीजेपी एंड टीएमसी दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं कि ये दोनों पार्टीज आपस में मिले हुए हैं। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। इसलिए ये फाइट सिर्फ सीट्स की ही नहीं, ईगो, सिंबोलिज्म और नैरेटिव की फाइट बन चुकी है। जो जितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट करेगा वो उतने ही फायदे में रहेगा। जैसे जब मोदी शाह करप्शन और सिंडिकेट राज या महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो तुरंत ममता दीदी अपना वेलफेयर का रिपोर्ट कार्ड निकाल देती हैं। कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, दुआरे सरकार, लक्ष्मी भंडार, ये पॉलिसीज ग्राउंड पर डेली लाइफ में दिखने वाली स्कीम्स रही है टीएमसी सरकार की, जिससे कि मेनली महिलाओं को काफी बेनिफिट हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी अपने गवर्नेंस पे सवाल नहीं उठने देती। लेकिन असली सवाल आकर रुकती ही इस बात पर है कि बंगाल की जनता किसके नैरेटिव को एक्सेप्ट करती है, एंड क्या बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा, या लड़ते झगड़ते ममता दीदी संभालेगी बंगाल की गद्दी को। मैं जानना चाहूंगी आपकी भी राय, और स्पेशली अगर कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ओवरऑल ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो मार्केट वुल्फ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में दे दिया है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।